इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैं हूं प्रतिमा शर्मा और मैं विनोद कुमार। और देखिए विनोद, बारिश बहुत अच्छी खासी हो रही है और जैसे जैसे मौसम में बदलाव आता है, फल, सब्जियां, अनाज की बुआई, बागवानी, रखरखाव के प्रति किसान भाइयों की जिम्मेदारी भी बढ़ती है और जो अनिवार्य कार्य होते हैं उसके प्रति भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही कहा प्रतिमा आपने। और बारिश अच्छी नहीं बल्कि अच्छी से ज़्यादा अब तो ये मान के चल रहे हैं कि भाई आसपास का जो एरिया है, जैसे हम बात करें पंजाब, हिमाचल और इधर J&K, तो वहाँ पे तो बाढ़ की समस्याएं बनी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आई हुई है। तो अभी हरियाणा, दिल्ली भी मतलब रेड अलर्ट पे ही हैं। आज भी बारिश का अनुमान जताया गया है। तो ये तो बड़ी समस्या है और ख़ासतौर से जो किसान भाई हैं इनका तो हालत ख़राब हो जाती है। और बागवानी में जहाँ आपने मेहनत कर रखी है, 5-5, 7-7 साल के जिसके पौधे हो रखे हैं, तो पानी अगर लंबे समय तक खड़ा हो जाएगा तो उसमें तो सीधी सी बात है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। लेकिन विनोद, कुछ बागवानी की अगर हम बात करें तो कुछ पौधे या पेड़ ऐसे होते हैं जो ज्यादा पानी को भी सोखते हैं, या कहें कि जो प्रतिकूल जो उनकी अवस्था होती है उसके प्रति भी वो बड़े मजबूती से रहते हैं। और इसीलिए आज जो हमने विषय लिया है उसमें हमने अमरूद फल की बात करनी है, जो तमाम पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं, साथ ही कम लागत में ज्यादा उत्पादन भी देता है। और अमरूद से कई प्रकार के उत्पाद बनाकर अगर किसान भाई मूल्य वृद्धि करके बाजार में उतारे तो कई गुना उससे फायदा भी उठा सकते हैं, अच्छी खासी आय का अर्जन भी कर सकते हैं। तो हम ये भी बता दें कि अगर अमरूद फल पर जो हम बातचीत कर रहे हैं, इस विषय से संबंधित विषय हमारा आज का है अमरूद बागवानी की सफल शुरुआत हेतु अनिवार्य कार्य क्या क्या है। इस विषय पर अगर कोई भी सवाल आपके जहन में आता है तो आप हमें सीधे फोन कर सकते हैं। इसके लिए हमारा फोन नंबर है 011-2342-1081 और 83, यानी 011-234-21081 और 83। और आज की हमारी जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर मधुबाला ठाकरे, प्रधान वैज्ञानिक, फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से हमारे साथ हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर मधुबाला, आपका नमस्कार। जी नमस्कार। और सभी सुन रहे हैं तो सबसे पहले तो सवाल मेरा यही होगा मधुबाला जी कि बहुत अच्छी खासी बरसात हो रही है और इस समय जो किसान भाइयों ने या तो कहें कि रोपाई कर रहे हैं, क्योंकि बरसात में ज्यादातर पौधे लगाए जाते हैं, किसी भी, चाहे आम के हो, अमरूद के हो, तो इस समय किन बातों का ध्यान रखना है जो लोग रोपाई कर रहे हैं? जी, जैसा आपने कहा कि ये समय जो है बाग लगाने का समय होता है। सामान्यतः अभी तक बाग लगा चुके होंगे किसान भाई, क्योंकि शुरू में ही जब जुलाई, अगस्त तब लगाना समाप्त हो जाता है। तो अभी जो मुख्य काम है वो ये है कि चूंकि आपने, जैसे अभी आप चर्चा कर रहे हैं, सभी को पता है कि वर्षा ज्यादा हो रही है, तो अपने बगीचे में पानी का जमाव ना होने दें। तो आप जल निकासी का पूरा ध्यान रखें। और यदि जल जमाव होता है तो इससे समस्या क्या होगी कि अमरूद में एक उखटा नामक बीमारी होती है। तो जब जल जमाव की स्थिति होती है तो वह उस बीमारी के फफूंद के लिए, पनपने के लिए बहुत ही अनुकूल होती है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस समय ये है कि हम पानी का जमाव ना होने दें। अच्छा, अमरूद की बात आती है तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि अमरूद स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ा पौष्टिक होता है, तो क्यों मतलब ज्यादा हम लोगों को इसका सेवन करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये थोड़ा सा हमें बताएं ताकि सुनने वालों को पता लगे कि अमरूद वाकई में भले ही वो सस्ता फल है लेकिन स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही लाभ देने वाला है। जी बिल्कुल। अमरूद को मैं बताऊं तो सुपर फ्रूट कहा जाता है। यह विटामिन सी का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है। पहला स्रोत बारबेडस चेरी होता है, उसके बाद आंवला और तीसरा अमरूद होता है। तो सभी को पता है कि जो मुख्य फसल होती है अमरूद की वो सर्दियों में आती है और सर्दियों के मौसम में
विटामिन सी का जो सेवन है ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा अमरूद में, जो कि आप देखते होंगे सफेद के अलावा गुलाबी, लाल गूदे वाले अमरूद भी होते हैं। तो इसमें जो रंगीन तत्व होते हैं जिसे हम पिगमेंट्स बोलते हैं, तो लाइकोपीन भी होता है, अलग अलग टाइप के एंथोसाइनिन्स भी होते हैं। ये भी एक बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट हैं, तो इनका सेवन करना भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा अमरूद में रेशे की मात्रा भरपूर होती है, जिससे कि जो हमारा पाचन, जिसको फाइबर कहते हैं, तो इससे हमारा पाचन तंत्र बहुत अच्छा होता है। इसलिए हर दृष्टि से देखा जाए तो अमरूद का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना गया है। इसीलिए सुपर फ्रूट इसको कहा जाता है। तो डॉक्टर साहब जैसे बात कर रहे थे कि भाई आज का विषय भी हमारा कि अमरूद बागवानी की सफल शुरुआत हेतु क्या क्या कार्य हमें करने चाहिए, और आपने बताया भी कि अभी भाइयों ने पौधे लगा लिए हैं, फिर भी जो नए किसान हैं जो अपना फरवरी मार्च का इंतजार करेंगे जहां वो पौधे लगाएंगे, तो अभी से क्या सावधानियां वो करें, क्योंकि फिर बात करेंगे कि भाई जिन्होंने पौधे लगा लिए वो क्या करें इन दिनों। जी बिल्कुल। देखिए, जब भी अमरूद लगाने की बात आती है, किसान भाई पूछते हैं कि हमें अमरूद लगाना है, क्या क्या बातें ध्यान में रखी जाए। तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपने क्षेत्र की जलवायु को एक बार जरूर देख लीजिए। अमरूद के लिए यदि जलवायु की जो आवश्यकता होती है वो देखा जाए तो वर्षा ऋतु में अच्छी वर्षा हो, सर्दियों में तापमान कम होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह कम तापमान ही इसकी गुणवत्ता को निर्धारित करता है। ना सिर्फ मिठास के जो मिठास आती है इसमें, इसके अलावा इसमें जो रंग आता है, जो लाल गूदे वाले होते हैं, इसमें जो रंग भी आता है यह कम तापमान की वजह से होता है। तो कम तापमान होना बहुत आवश्यक है सर्दियों के मौसम में, मतलब मौसम आधारित। जी मौसम आधारित। तो ऐसी जगह जहाँ पे अच्छी सर्दियां पड़ती है वहां पर अमरूद की गुणवत्ता अच्छी होती है। तो आप देख लेंगे जैसे इलाहाबाद के आसपास का जो क्षेत्र है, या और भी उत्तर भारत में ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सर्दियां अच्छी होती हैं, तो वहां पे बाकी अन्य क्षेत्रों की तुलना में गुणवत्ता अच्छी होती है। और डॉक्टर साहब ये भी कहा जाता है कि इलाहाबाद के तो अमरूद बड़े फेमस हैं, क्योंकि वो लाल गूदे वाले जो होते हैं वो इलाहाबादी अमरूद कहलाता है। जी। और जैसे कि आपने बताया कि अगर कोई बाग लगाना चाह रहा है तो अपनी जलवायु का वो जरूर जांच करा। इसके अलावा किसान को ये ध्यान में रखना है कि वो कौन सी किस्म लगाना चाहता है, क्योंकि उस किस्म को लगाने किस्म के हिसाब से ही बाकी के सारा जो प्रबंधन होगा वो प्रबंधन का कार्य होगा। तो डॉक्टर साहब कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए लेते हैं कॉलर को। हेलो। अभिनेत्री और मतलब वैज्ञानिक मधुबाला जी को प्रणाम। मेरा एक प्रश्न ये था कि अभिनेत्री ने हमारी वैज्ञानिक हैं जिनका नाम मधुबाला है। मैं समझ गई आपका कहने का मतलब। पुरानी याद आ रही जी तो थोड़ा बताने। हाँ पूछिए सवाल। आप अपना नाम बताएं पहले, आप कौन बोल रहे हैं? निम्रतन ज्योत्सनी उपेजा पीतमपुरा दिल्ली से। अच्छा, आपका नाम बड़ा लंबा है। कि क्या अमरूद का पौधा पेड़ उसमें गमले में भी उग सकता है, और इसकी नस्ल क्या पूसा से मिल जाएगी, और इसमें जो रोग लगेंगे उसकी दवाइयाँ भी क्या संभव है, बताने की कृपा करें। ठीक है जी। जैसा आपका प्रश्न है कि क्या अमरूद के पौधे को हम गमले में लगा सकते हैं, तो इसका उत्तर है जी बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको यह सलाह दी जाती है कि जब आप पहली बार अमरूद को गमले में लगाएंगे तो उसको सीधे बड़े गमले में ना लगाएं। आपके मन में प्रश्न होगा कि यह तो एक फल वृक्ष है तो हम सीधे बड़े गमले में लगा ले, तो नहीं, उसे एक छोटे आकार के गमले में लगाइए और उसे क्रमशः धीरे धीरे बड़े आकार के गमलों में जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा उसको आप शिफ्ट करते जाइए। ठीक है। और फिर दूसरा आपका सवाल ये था कि पूसा से कौन सी किस्में मिलेंगी। तो अमरूद की जो हमारे संस्थान से किस्में हैं वो है पूसा आरुषि और पूसा प्रतीक्षा। आरुषि गुलाबी गूदे वाली किस्म है और प्रतीक्षा सफेद गूदे वाली किस्म है। आप दोनों किस्में लगा सकते हैं, लेकिन ये बात आपको बहुत ध्यान में रखने वाली है कि जो पानी आप सिंचाई के लिए यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, वो मीठा होना चाहिए, क्योंकि जब गमले में लगाते हैं, कोई भी पौधा लगाते हैं, तो उसमें जो सॉल्ट होता है वो इकट्ठा होने की समस्या बहुत होती है, और इसीलिए अच्छे पानी का उपयोग करें और समय समय पर गमले को बदलना भी, बड़े आकार के गमले में उसको रिप्लेस करना भी बहुत आवश्यक होता है। और डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो।
नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आप अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं? आसाम से सुखारी लाल बोल रहा है। आसाम से? हाँ जी। अच्छा जी, सुखारी लाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना सवाल पूछें। सर मेरा 2-3 अमरूद का पेड़ है। पहले बार तो सही निकला था जी। अब उसके अंदर पता ही नहीं, थोड़ा फल आता है वो टूट जाता है, गिर जाता है। अच्छा ठीक है जी। आप यदि लाइन पे है तो ये बताएंगे किस मौसम में आप लेते हैं फल अमरूद का? ये हमेशा ही 12 मास चलता है, ये हमेशा वाला ही है। अच्छा, और वैरायटी किस्म आप कुछ आपको पता है? बड़े वाला है, बड़े वाला है। बड़े वाले अमरूद आते हैं, बड़े। अच्छा ठीक है। जी देखिए, यदि जो सामान्य बात करें तो अमरूद में फलों के गिरने की समस्या इतनी अधिक नहीं होती है। हाँ, किंतु कुछ स्थिति ऐसी होती है जब तापमान अधिक होता है या पौधे में किसी तरह का कोई स्ट्रेस या बीमारी है, तब यह समस्या हो सकती है। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके जो अमरूद के पौधे हैं वो स्वस्थ हैं या नहीं हैं। आप यह सुनिश्चित कर लीजिए, उसके बाद ही आप फलों के गिरने के जो एक सटीक कारण है उस तक पहुंच पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो। आपने एक चीज नहीं बताई, एक तो प्रतीक्षा की जो प्रजाति बताई है वो पौधा मतलब किस साइड, इंद्रपुरी गेट साइड से मिलेगा या गोल चक्कर साइड से? दूसरा, बीमारी में अगर कोई वो दवाई होगी तो वो भी क्या मिल जाएगी वहाँ पर? जी दवाइयाँ हम नहीं बेचते हैं, लेकिन पौधे जो बेचते हैं उसके लिए आपको पहले एक मांग पत्र भरना होता है और उसके आधार पर हर साल जुलाई अगस्त में हम पौधों के बिक्री का कार्यक्रम करते हैं। और यह आपको इंद्रपुरी गेट, जैसा कि आपने बताया, वहां से भी आ सकते हैं, प्लस आप दूसरे गेट से भी आ सकते हैं। तो हमारा जो संभाग का नर्सरी है, फील्ड जो बगीचा है, वहां से आपको ये पौधे मिलेंगे। जी। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात और आज का हमारा विषय है अमरूद बागवानी की सफल शुरुआत हेतु अनिवार्य कार्य। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मधुबाला ठाकरे। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि भाई जो आने वाला समय है, खास तौर से फरवरी मार्च का, जब पौधारोपण हम करेंगे, तो उससे पहले क्या ऐसी जरूरी बातें हो जाती हैं जो हमें खेत की तैयारी करनी है या देखभाल करनी है?
जी, जैसे मैं बोल रही थी कि सबसे महत्वपूर्ण है किस्म का चयन जी, क्योंकि किस्म का चयन ही ये निर्धारित करता है कि आप कितनी दूरी पर पौधे लगाने वाले हैं। तो जिस भी किस्म को आप लगाने के लिए इच्छुक हैं, चाहे वो गुलाबी गूदे वाली है या सफेद गूदे वाली है, उसके पौधों को आप जहां से भी खरीदने वाले हैं उनको बुक करके ये सुनिश्चित कर लीजिए कि फरवरी मार्च में आपको वो पौधे मिल जाएंगे। तो क्या दूसरा ये है, हम अपने किसान साथियों को विस्तार में बता सकते हैं कि भाई आपके क्षेत्र के अकॉर्डिंग या फिर आपके आसपास कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं जो ज्यादा पैदावार देती हैं, सफेद में कौन सी और गुलाबी में कौन सी? जी, जैसे उत्तर भारत की यदि हम बात करें तो मैंने अभी जिक्र किया हमारे संस्थान के द्वारा 2 नई अमरूद की किस्में विकसित की गई है, पूसा आरुषि और पूसा प्रतीक्षा। इसके अलावा आप हरियाणा से की बात करें तो हरियाणा के आसपास के जो किसान हैं वो वहाँ हिसार सफेदा और हिसार सुरखा लगा सकते हैं। इसके अलावा श्वेता, ललित, ये भी बहुत अच्छी किस्में हैं और इसके साथ साथ कुछ प्राइवेट सेक्टर की भी किस्में हैं। तो कौन सी किस्म का चयन करना है यह पूरा किसान की अपनी आवश्यकता पर निर्भर करता है कि वो किन परिस्थितियों में कितनी दूरी पर पौधा लगाना चाहता है और मार्केटिंग किस तरह से करना चाहता है और किस तरह का फल, ये उसकी अपनी पसंद होती है। लेकिन ये है कि पौधों की उपलब्धता पहले सुनिश्चित करें और इसके अलावा जब मुख्य बाग में वो पौधे लगाने वाले होते हैं उससे पहले एक अच्छी नर्सरी से वो पौधे खरीदकर उसे किसी भी निमेटीसाइड से ट्रीट कर ही मुख्य बाग में पौधों को लगाएं, क्योंकि आजकल अमरूद के बागों की एक बहुत बड़ी समस्या है निमेटोड, और लगाने के बाद उसका कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और ये नर्सरी होता ही है कि किसान भाई नए पौधे लाते हैं और पहले से उसमें निमेटोड होते हैं और जब वो मेन बाग अपने मुख्य बाग में लगाते हैं तो वो निमेटोड पूरे बाग में धीरे धीरे फैलते हैं और पौधों को सुखा देते हैं। तो इस नुकसान से बचने के लिए यह आवश्यक है कि वो पौधों को पहले मंगा लें समय से थोड़ा और निमेटीसाइड से उसको ट्रीट कर दें, उपचारित कर दें और स्वस्थ पौधे ही अपनी मुख्य बाग में लगाएं। और जैसे पौधे मान लो लेके आते हैं नर्सरी से, हमने बुक कर लिए या सरकारी संस्थान है या किसी प्राइवेट संस्थान से कोई उन्नतशील किसान है वहां से हमने ले लिए, तो ये कैसे पहचान होगी कि भाई इस पौधे में निमेटोड की शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि देखो अगर उपचार हम कर रहे हैं उसका तो क्या ऐसे पौधे उपचारित हो जाते हैं या पहचान के लायक नहीं रहते? जी, जब निमेटोड का जो प्रकोप होता है तो उसमें क्या होता है, पौधे सूखने लगते हैं। ऊपर से आपको उसकी जो एक स्वस्थ पौधा होता है उसके तुलना में उनकी जो बढ़वार होती है वो कम होती है और कमजोर सा होता है और धीरे धीरे सूखने लगता है। और जब उस पौधे को आप उखाड़ के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसकी जड़ों में गांठें दिखाई देंगी आपको। तो ये गांठों के हिसाब से आप बता सकते हैं कि हमारे बगीचे में निमेटोड का प्रकोप है और हमें इसका प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल जैसे मैं देख रही हूँ पौधे जो अमरूद के हैं, पेड़ हैं, उनमें उनकी जो पत्तियां हैं उनमें छेद की बड़ी समस्या आ रही है, वो किस कारण हो रहे हैं? देखिए, ये वर्षा ऋतु का मौसम है और इस समय बहुत सारे कीट होते हैं। तो कुछ ऐसे कीट होते हैं जो कि पत्तियों को खाते हैं, इसलिए छेद दिखाई देते हैं। लेकिन ये समस्या यदि ज्यादा है तब आपको उसका प्रबंधन करना है, नहीं तो इसको बहुत ज्यादा कुछ जिसे कहते हैं कि कीटनाशक वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। मतलब आम बात थोड़ा है, बहुत तो ये आम, हाँ जी। तो डॉक्टर साहब जैसे बात कर रहे थे कि भाई चलो ठीक किस्मों का चुनाव हमने कर लिया, निमेटोड अगर है इस तरीके के पौधे कैसे पहचान कर सकते हैं? क्योंकि जब हम उसकी गाची खेत में लगा रहे हैं तो उस टाइम पे जब उसकी थैली निकालेंगे तो वहां भी हमें उसकी जो जड़ है उनसे पता लग जाता है। फिर भी सभी पौधों का हम उपचार करके ही वहां पे लगाएं। हाँ, क्योंकि आप एक सावधानी के तौर पे उसको यदि ट्रीट कर देंगे तो आगे आने वाली समस्याओं से आप बचेंगे। लेकिन जो पौधे से पौधे और जो लाइन से लाइन की दूरी है वो कितनी होनी चाहिए एक आदर्श अमरूद की बात के लिए? आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आज के समय में जो किसान भाई हैं वो सघन बागवानी लगाना चाहते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे वही था, मैं इसीलिए तो सघन बागवानी लगाना चाहते हैं। लेकिन मैं ये किसान भाइयों से कहूंगी कि सघन बागवानी लगाने से पहले कुछ बिंदुओं पर विचार जरूर करें। सबसे पहले तो ये कि उस बगीचे का आगे आने वाले समय में प्रबंधन कौन करने वाला है, उसको कितना तकनीकी ज्ञान है अमरूद में काट छाट का। यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपने रखा हुआ है जो कि जिसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो वो सघन बागवानी को अच्छे तरह से उसका प्रबंधन नहीं कर पाएगा और आपका बगीचा घना हो जाएगा और उसमें
उत्पादन नहीं होगा। और इसके विपरीत यदि उसे पूरी जानकारी है कब प्रूनिंग करना है, कैसे प्रूनिंग करना है, प्रूनिंग मतलब काट-छांट, तो वो उसको प्रबंधन कर पाएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान में रखकर ही आप दूरी का चयन करें। दूसरा ये है कि कौन सी किस्म लगा रहे हैं। कुछ किस्में ऐसी होती है जिनकी बढ़वार बहुत अधिक होती है, उनका छत्रक बहुत अधिक आकार का होता है, तो ऐसी किस्मों को आप प्रूनिंग उसमें काट छाट करना बहुत कठिन कार्य होता है। और इसके विपरीत कुछ किस्में ऐसी होती है जिनका जो छत्रक का आकार है वो छोटा होता है, तो उनको आप बहुत आसानी से प्रबंधित कर सकते हैं। जैसे लाइन की दूरी अगर हम देखें तो वो किस्म के ऊपर डिपेंड है कि कौन सी बिल्कुल इसमें हमें रखनी है। जैसे सामान्यतः आजकल जो हम बोलते हैं किसानों को कि वो 4 मीटर बाय 4 मीटर पर लगाएं या 3 मीटर बाय 3 मीटर पर लगाएं, और इससे अधिक सघनता पर यदि वो लगाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें किसी ट्रेनिंग जरूरी है का या तकनीकी वगैरह समय पे कर सके, उसको पता हो। डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आप अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताएं। धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मुझे उस अमरूद की वैरायटी के बारे में जानकारी लेनी है कि पश्चिम बंगाल में हमारे एक दोस्त दिल्ली आए थे, तो उन्होंने अपने बगीचे का एक अमरूद लाए तो 4-5 थे, पर इतना बड़ा साइज था जैसे छोटा खरबूजा जी। अब वो वैरायटी क्या थी पता नहीं, वो पश्चिम बंगाल में ही मिलती है, ये आपके पूसा इंस्टीट्यूट में मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, उस वैरायटी की जानकारी नहीं है जी। देखिए आजकल यदि आप बाजार में जाएंगे तो आपको बहुत सारे तरह तरह के अमरूद मिलेंगे, और ये बहुत सारे तरह की किस्में हैं, तो सिर्फ आकार के आधार पर उस किस्म का नाम बताना बहुत मुश्किल होगा। जो आप हमारे संस्थान की बात कर रहे हैं, तो हमारे संस्थान की ये किस्म नहीं है जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं। बाकी कुछ प्राइवेट सेक्टर की किस्में भी हैं, तो उनका आकार बड़ा होता है, उस हिसाब से आप पता कर सकते हैं, लेकिन इस बेसिस पे नाम बता पाना मेरे लिए मुश्किल है जब तक कि आप देखें। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम ये ठीक है, बात हो रही है जैसे, तो इन्होंने बताया कि भाई बड़े साइज वाला अमरूद है, तो आमतौर पे थाई 1 kg के नाम से भी बहुत से पौधे हैं जो मार्केट में मिलते हैं, और हम देखते भी हैं इधर उधर रेडियो पे काफी बड़े बड़े मतलब 1-1 किलो के साइज के अमरूद इस तरीके के रखे रहते हैं। हालांकि वो हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग कि वो एक जो मिठास जो हमें चाहिए वो मिठास उसमें नहीं होती है, मॉडिफाइड होते हैं, तो इसीलिए जो अपनी प्रमाणित किस्में भाई उन्हीं का ही चुनाव करना चाहिए। अच्छा प्रोटीन से भरपूर, अगर आपको फास्फोरस से भरपूर अमरूद खाना है तो अपना जो आसपास की किस्में हैं कोशिश करें कि वही अपनाएं, और जो बात करते हैं कि उन्नति की, तो उन्हीं से उन्नति है। जी बिल्कुल, प्रामाणिकता बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो किसी भी किस्म को बिना जानकारी के, प्रामाणिक जानकारी के अपने बगीचे में ना लगाएं। बिल्कुल, और देखा भी है हमने, जैसे हम किसान साथियों के यहाँ जाते हैं बागवानी में, तो वो कुछ हैं इस तरीके के नाम, जैसे पिंक ले लिया उन्होंने या फिर 1 kg ले लिया, लगा लेते हैं, वो जल्दी पैदावार देंगे, अच्छे चलते हैं, लेकिन जैसे ही पौधा 2.5, 3, 4 साल के आसपास हो गया, एकदम से वो पौधा खत्म हो जाता है, उसमें किसी तरीके की जान नहीं बचती है। और आमतौर पे अमरूद का जो हमारा बाग है 8-10 साल तो कम से कम अच्छी फ्रूटिंग करता है। और विनोद, एक कॉलर और जुड़ रहे हैं हमसे, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आप अपना नाम बताएं। मैं सुनील बोल रहा था झारखंड से जी। सुनील जी झारखंड से बोल रहे हैं, आपका स्वागत है, आप अपना प्रश्न पूछें। मेरा प्रश्न था जी कि जो बादल या पंछी जो अमरूद को खा जाते हैं उसको खा सकते हैं क्या? अच्छा ठीक है मैडम, ये पूछ रहे हैं कि जो बागों में अमरूद लगे होते हैं तो पंछी आके उनको खा जाते हैं, कई बार कुतर देते हैं, तो क्या उसको खाया जा सकता है? जी, यदि आज के परिवेश की बात करें तो मैं तो आपको ऐसी सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है, और वो एक डॉक्टर आपको बेहतर बता पाएगा। तो हमेशा पूरे जो स्वस्थ फल होते हैं उनको ही आप खाएं तो ज्यादा बेहतर है, और अच्छे तरीके से धोकर बिल्कुल अच्छी बात आपने बताई। हाइजीन का अगर हम देखें तो उसके हिसाब से, बाकी जब हम छोटे होते थे तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं कहते थे कि भाई ये तोता का खाया हुआ अमरूद है, तोता खाए जिसको बोलते हैं, चिड़िया खाया हुआ है। और देखिए इंसान के अगर तुलना करें तो जो पक्षी हैं वो ज्यादा समझदार है, उनको पता है कि ये फल पक गया है, मीठा है, तो वो
उसी को खाते हैं, कच्चे फल को वो कभी नहीं खाएंगे। और ऐसे फल हमेशा मीठे होते हैं। बस ये सुनिश्चित कर लेना कि वो खा रखा है तो वो चोंच के निशान उस पे हों, क्योंकि आजकल कुछ जहरीले कीड़े काटे हैं, उनके भी दांत लगे हुए हो सकते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान हमें रखना है बस। तो डॉक्टर साहब, अगर बाग लगाए हुए हैं, अमरूद आ रहे हैं अच्छे खासे, तो पोषक तत्वों का भी एक प्रबंधन होता है, उसके बारे में भी बताएं। जी, जो अमरूद है, सबसे पहले तो किसान भाइयों को अपनी बगीचे की जो मिट्टी होती है उसकी टेस्टिंग कराना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अनावश्यक जिस पोषक तत्व की जरूरत नहीं है और आप अनावश्यक डालेंगे तो वो एक तरह से वेस्ट ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी बगीचे की मिट्टी, इसके साथ साथ पानी, दोनों की टेस्टिंग जरूर कराएं। और ये बात हर फसल पर लागू होती है, तो किसान भाई को अपने जो खेत की मिट्टी है और पानी, उसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और उसके बाद ही वह अपने क्षेत्र विशेष की जो हर क्षेत्र में कितना पोषण देना है, ये सुनिश्चित, ये रिकमेंडेशंस होती हैं गवर्नमेंट के तरफ से, उसके हिसाब से ही पोषण प्रबंधन करें। एक जनरल, एक सामान्य रिकमेंडेशन करना, ये पोषक तत्व के मामले में ये सही बात नहीं होगी। मतलब वो अगर जरूरत है तो उसके हिसाब से हम खेत की बिल्कुल, जितना जरूरत है उतना ही डालें। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, इसमें आजकल जैसे जैविक खेती की हम बात करें और हमारे फल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा जैविकता की तरफ हम रहेंगे उतना अच्छा है। तो उसमें ये सारे जो वैल्यू हमें देनी है, न्यूट्रिशंस देने हैं, पोषक तत्व हमें देने हैं, या फिर कोई बीमारी पौधे में आ जाती है शुरुआती अवस्था में, तो उसकी ग्रोथ के लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं? तो क्या इस तरीके की चीजें भी हम किसानों को बता सकते हैं? जी, जैसे कि आपने कहा कि हम जब जैविक खेती की बात करते हैं तो जो गोबर की खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट होती है, इसके द्वारा हम पौधे की पोषक तत्व की मात्रा को पूरा कर सकते हैं। लेकिन होगा क्या कि चूंकि इनमें जो उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटैश है, इसकी मात्रा उर्वरकों की तुलना में काफी कम होती है, तो इसकी मात्रा हमें बढ़ानी होगी। इसके साथ साथ यदि कोई कीट व्याधि आ रहे हैं तो उसके लिए आप नीम का तेल या नीम की पत्तियों के द्वारा कीटनाशक बनाकर उसका उपयोग भी कर सकते हैं। बिल्कुल, जैविक खेती में ये हम कर सकते हैं। और ये तो हमने बात करी कि भाई जो शुरुआत हमें करनी है उसमें क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। तो अभी खेत की तैयारी जैसे करेंगे, ये हमारा आखिरी सवाल है आपसे कि खेत की तैयारी जब कर रहे हैं तो गड्ढा हमें कैसे खोदना है और कितने दिन पहले खोद के, और क्या क्या उसमें तैयारी करें? जी देखिए, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगी कि यदि बारिश के मौसम में लगाना है, नहीं अभी फरवरी मार्च में, क्योंकि अब तो लग चुके हैं। हाँ। तो सबसे बेहतर तो यही होता है कि मानसून में लगाएं। उसका मुख्य कारण ये है कि गर्मी में जब तेज धूप होती है तब हम गड्ढे खोद लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उस मिट्टी में जो भी कीट के अंडे या जो भी बीमारी उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब यदि किसान भाई लगाएंगे तो अब जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म होगी, कम होगी, उसके बाद वो तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फिर ये निर्धारित करना होगा कि इससे पहले वो खेत में क्या लगा रहे हैं, कौन सी किस्म लगा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते आप क्या एक लाइन में कहना चाहेंगे हमारे उन किसान भाइयों के लिए जिन्होंने अमरूदों के बागान लगाए हुए हैं और जो अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं? देखिए, जो अमरूद है वो एक बहुत ही पौष्टिक फल है। इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण निमेटोड और उकटा रोग, इसका प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है। और मार्केट आप यह सुनिश्चित कीजिए लगाने से पहले या लगा चुका है तभी भी कि आप अपने फल की मार्केटिंग कहाँ करना चाहते हैं, क्योंकि आपका मुनाफा उस पर ही निर्धारित होगा। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आज का हमारा विषय था अमरूद बागवानी की सफल शुरुआत हेतु अनिवार्य कार्य। डॉक्टर मधुबाला ठाकरे, प्रधान वैज्ञानिक, फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री शिवनंदन लाल। आपकी सेवा में प्रस्तुत किया प्रतिमा शर्मा और विनोद कुमार। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।